चलिए, आज हम भारत की जनगणना और कई विद्वानों के काम के आधार पर झारखंड की 5 जनजातियों के शासन करने के तरीकों को समझते हैं। ये जानना बहुत दिलचस्प है कि आज की आधुनिक व्यवस्थाओं से बहुत पहले ये समाज कितने व्यवस्थित और संगठित थे। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जब संसद, अदालतें या पुलिस जैसी संस्थाएं नहीं थीं, तो समाज खुद को चलाते कैसे थे? मतलब व्यवस्था और न्याय कैसे कायम रहता था? इन्हीं सवालों के जवाब हमें झारखंड के कुछ जनजातीय समुदायों में मिलते हैं और यकीन मानिए ये जवाब हैरान करने वाले हैं। ठीक है, तो इसे समझने के लिए चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। किसी भी समाज की सबसे छोटी, सबसे बुनियादी इकाई क्या होती है? परिवार। तो देखते हैं कि पारिवारिक मामले जैसे जायदाद का बंटवारा या शादी तलाक कैसे सुलझाए जाते थे। मिसाल के तौर पर गोरायत जनजाति को लेते हैं। उनकी अपनी एक जातीय पंचायत होती थी जिसके मुखिया को दारिना कहा जाता था, और ये पंचायत मुख्य रूप से परिवार से जुड़े मामलों को ही देखती थी, जैसे संपत्ति का अधिकार जो उनके नियमों के हिसाब से बेटों को मिलता था, या फिर तलाक और विधवा पुनर्विवाह जैसे मुद्दे। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि कानून कोई बाहर से थोपी गई चीज नहीं था, वो तो रोजमर्रा की जिंदगी का ही एक हिस्सा था। अच्छा, तो परिवार के लेवल से आगे बढ़कर अब पूरे गांव के बारे में सोचते हैं। जब कोई ऐसा मुद्दा हो जिस पर पूरे समुदाय की सहमति की जरूरत पड़े, तब क्या होता है? यहाँ कोल जनजाति की व्यवस्था एक बहुत ही पावरफुल आइडिया हमारे सामने रखती है। उनकी पंचायत का जो मुखिया होता था उसे मांझी कहते हैं, और सबसे खास बात यह है कि पंचायत के जो भी फैसले होते थे उन्हें पूरा समुदाय मानता था, मतलब यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। ये सुनने में ही कितनी बड़ी बात लगती है ना? पर इसका असली मतलब क्या है? सार्वभौमिक स्वीकृति। क्या इसका ये मतलब है कि कोई कभी असहमत ही नहीं होता था? ऐसा कैसे मुमकिन है? यही सवाल हमें एक बहुत गहरे सिद्धांत की तरफ ले जाता है। ये मुमकिन होता है नैतिक वैधता यानी मॉरल लेजिटिमेसी की वजह से। इसका सीधा सा मतलब ये है कि लोग नियमों का पालन सजा के डर से नहीं करते, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें यकीन होता है कि ये सिस्टम निष्पक्ष है और सबके भले के लिए काम कर रहा है। जरा सोचिए, हम ट्रैफिक लाइट पर क्यों रुकते हैं? सिर्फ चालान के डर से, या इसलिए कि हम मानते हैं कि ये नियम हम सबकी सुरक्षा के लिए जरूरी है? बस यही फर्क है, और ये फर्क बहुत बड़ा है। एक सिस्टम डर से चलता है, दूसरा भरोसे और अपनेपन से। जब लोगों को ये महसूस होता है कि ये सिस्टम उनका नहीं बल्कि हमारा है, तो वो उसके फैसलों को अपना मानते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। तो कानून को मानना कोई मजबूरी नहीं, बल्कि एक सामूहिक जिम्मेदारी बन जाता है। तो हमने परिवार और गांव के स्तर पर व्यवस्थाओं को देखा, लेकिन तब क्या होता था जब कोई विवाद एक गांव से भी बड़ा हो या कई गांवों के बीच हो? यहाँ से चीजें और भी जटिल और दिलचस्प होती जाती हैं। यहाँ कंवर जनजाति का सिस्टम एक बेहतरीन मिसाल है। सोचिए, उनके पास एक मल्टी लेयर्ड सिस्टम था। सबसे पहले ग्राम पंचायत, जिसका मुखिया पटेल होता है। अगर मामला यहाँ नहीं सुलझा तो वो जाता था जातीय पंचायत में, जिसका मुखिया सयाना होता है। और अगर विवाद और भी बड़ा हो, जिसमें कई गांव शामिल हों, तो उसके लिए सर्कल और यहाँ तक कि केंद्रीय पंचायतें भी थीं। ये तो बिल्कुल आज के जुडिशियल सिस्टम जैसा लगता है ना? जैसे लोकल कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट। और अगर वो सिस्टम आपको कॉम्प्लेक्स लगा, तो जरा खारवाड़ जनजाति की व्यवस्था देखिए। ये तो और भी कमाल की है। उनका मॉडल एक तरह का संख्यात्मक महासंघ था। मतलब 4 गांव के समूह को चट्टी, 5 गांव के समूह को पचौरा और 7 गांव के समूह को सतौरा कहते थे। ये सिर्फ नाम नहीं थे, ये एक सोचा समझा बढ़ाया जा सकने वाला, मतलब एक स्केलेबल सिस्टम था। ये उनकी जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशनल स्किल को दिखाता है। अच्छा, तो इतने मजबूत सिस्टम थे, लेकिन अगर कोई इन्हें मानने से इनकार कर दे तो सजा क्या थी? सजा थी समुदाय से निष्कासन। आज के जमाने में ये सुनने में शायद उतनी बड़ी बात न लगे, लेकिन उस वक्त उस समाज में इसका मतलब क्या था? देखिए, इसे समझने के लिए हमें उस समाज की बनावट को समझना होगा। वहां समुदाय ही सब कुछ था। आपकी पहचान, आपकी सुरक्षा, आपके रिश्ते, सब कुछ समुदाय से ही था। ऐसे में समुदाय से निकाल दिए जाने का मतलब सिर्फ अकेलापन नहीं था, ये एक तरह की सामाजिक मृत्यु थी। आपका पूरा अस्तित्व ही मिटा दिया जाता था। इस सजा से पता चलता है कि सामुदायिक एकता कितनी ज्यादा जरूरी मानी जाती थी। तो हमने अब तक सिस्टम की बात की, ढांचे की बात की, पर इन्हें चलाता कौन था? लीडर्स कैसे होते थे?
यहाँ बैगा जनजाति का मॉडल बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि ये परंपरा और संतुलन दोनों को साथ लेकर चलता है। यहाँ मुखिया, जिसे मुकद्दम कहते हैं, वो वंशानुगत होता है। अब पहली बार सुनने में लगेगा कि ये तो लोकतांत्रिक नहीं है, लेकिन रुकिए, यहाँ भी एक संतुलन है। मुकद्दम के साथ काम करने के लिए सयाना और सिख जैसे अधिकारी होते थे जो चुने जाते थे। तो ये परंपरा और समुदाय की मर्जी का एक मिला-जुला रूप था, एक तरह का चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम, ताकि पावर एक ही जगह सिमटकर न रह जाए। और एक और छोटी सी पर बहुत ही अहम बात है, छड़ीदार की भूमिका। ये कोई मामूली संदेशवाहक या पोस्टमैन नहीं था, वो पंचायत की अथॉरिटी का चलता फिरता सिंबल था। जब छड़ीदार किसी के दरवाजे पर कोई संदेश लेकर पहुंचता, तो वो अकेला नहीं होता, उसके साथ पूरे समुदाय की ताकत और पंचायत का सम्मान जुड़ा होता। तो इन सब बातों का क्या मतलब निकलता है? हमने 5 अलग अलग जनजातियों के सिस्टम देखे। ये सब हमें क्या सिखाते हैं? चलिए इन सारी कड़ियों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि आज के लिए इसमें क्या सबक छुपा है। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, ये समाज आदिम या पिछड़े बिल्कुल नहीं थे, बल्कि ये पूरी तरह से आत्मनिर्भर राजनीतिक व्यवस्थाएं थीं, जो बहुत जटिल थीं, वैध थीं और सबकी भागीदारी से चलती थीं। ये सिर्फ पंचायतें नहीं थीं, ये अपने आप में संपूर्ण राजनीतिक सिस्टम थे। और कमाल की बात यह है कि इसका आज के भारत से सीधा कनेक्शन है। आज जब हम डिसेंट्रलाइजेशन यानी सत्ता के विकेंद्रीकरण और लोकल सेल्फ गवर्नेंस की बात करते हैं, पैसा एक्ट या संविधान के अनुच्छेद 243 जैसे कानून लाते हैं, तो ये जनजातीय प्रणालियां हमें दिखाती हैं कि ये कोई नया आइडिया नहीं है, ये तो वो मॉडल है जो यहाँ सदियों से कामयाब रहे हैं। और यहीं पर हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। आज जब हमारे आधुनिक सिस्टम, हमारी सरकारें, हमारी पंचायतें लोगों का भरोसा जीतने के लिए संघर्ष कर रही हैं, तो हम इन सदियों पुरानी, समय की कसौटी पर खरी उतरी व्यवस्थाओं से क्या सीख सकते हैं? वैधता कैसे हासिल की जाती है? और कानून को सिर्फ एक नियम किताब न बनाकर समाज और संस्कृति का हिस्सा कैसे बनाया जाता है?